हेलो बच्चों, आज अपन नीट के एग्ज़ाम के लिए फिक्शन बेस्ड जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं उनको वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे कि भाई किस प्रकार के नीट के एग्ज़ाम में फिक्शन पर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बच्चों, पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो किस तरीके का आता है। ये आपके पास में बच्चों ये बोला गया क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट और टेंशन। क्या बोला गया कि टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। ये आपके पास बच्चों एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ इंक्लाइनेशन एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है। 5 kg का एक यहाँ पर ब्लॉक रखा गया है जो इंक्लाइनेशन प्लेन पर है और ये हमने क्या कहा भाई, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है और स्ट्रिंग पर जो टेंशन होगा वही आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको ये कहता है कि जो भी आपके पास में म्यू है, म्यू की वैल्यू कितनी बताता है 0.4 और बोला क्या गया कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन ये देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, उसके बाद में हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अगर आपका mg sin थीटा यहाँ बोले तो 5g sin 30, अगर आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा आएगा तो भैया इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा, अगर वो ज़्यादा आना ज़रूरी है तभी ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले हम ऐसे वाले क्वेश्चन में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बच्चों निकालते हैं। तो FL इक्वल टू क्या होता है म्यू एस एन, म्यू एस कितना है 0.4, तो ये हो गया 0.4। बच्चों हम n की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 5g। बच्चों ये कितना बनेगा, एंगल कितना 30, कितना हो जाएगा 5g cos 30। और बच्चों ये आपके पास में कौन सा कंपोनेंट आ गया 5g sin 30। तो मुझे एक बात बताइएगा, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स जो है वो सरफेस के साथ बच्चों कितने डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या n इक्वल टू 5g cos 30। तो देखो यहाँ पुट कर देते हैं 5g cos 30। अब हमने देखा 0.4 ये 5 और g का कितना 10, तो 50 कर दें। cos 30 कितना होता है √3/2। बच्चों इसको इसके साथ 2 टाइम 50 दूनी 100 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है 1.732, कितना हो जाएगा 17.32 न्यूटन। ये आपके पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब अपन ये चेक करना चाहेंगे कि इस ब्लॉक पर कौन सा 5 kg वाले ब्लॉक पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि भाई 5g sin 30 हो गया। अब 5g sin 30 है, इसकी वैल्यू जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर काम में आएगी। तो हम ऐसा कह दें कि F एक्सटर्नल जो है वो आपका हो गया 5g sin 30। और sin 30 की बात करेंगे तो 5g तो ये कितना 50, sin 30 कितना 1/2, इसको इससे 25 तो कितना है बच्चों फिर 25 न्यूटन। ये आपके पास में F एक्सटर्नल है। तो हमने क्या सीखा कि एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है एक्सटर्नल है वो ज़्यादा है किससे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लॉक है बच्चों वो क्या करेगा मोशन करेगा। और अगर ये ब्लॉक मोशन करेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया 25 न्यूटन ये लग रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 25। और भैया आपके पास में जो अपोज करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो 17.32 है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपके पास क्या हो जाएगा टेंशन। तो F एक्सटर्नल माइनस में कितना हो गया FL, F एक्सटर्नल कितना है 25 माइनस में कितना 17.32, ये हो जाएगा आपके पास में कितना 7.68, इतना ही आएगा। ये हो गया जी आपके पास में न्यूटन। तो बच्चों ये आपके पास में हुआ टेंशन की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, इट्स सो सिंपल ना। सबसे पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, उसके जस्ट बाद में आपको एक्सटर्नल फोर्स के बारे में देखना है कौन सा ज़्यादा है। अगर F एक्सटर्नल की वैल्यू ज़्यादा है तो हम सीधा कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो मोशन करेगा, ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। तो कितने फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम सीधा कह देंगे एक्सटर्नल फोर्स में से जो अपोज हो रहा है उसको माइनस कर दिया तो उतने की वजह से ये क्या होगा यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। तो ये टेंशन की वैल्यू 7.68 न्यूटन हो गई। फटाक दे नोट कर लो। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। इसी क्वेश्चन में अगर अपन म्यू की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो देखना फिर कितना आएगा, क्योंकि अपनी कोशिश क्या है कि इस बार ब्लॉक जो है वो मूव ही ना करे। अगर बच्चों ब्लॉक मूव नहीं करेगा इसका मतलब क्या होगा, वो जो भी आपका ब्लॉक है
वो किस में रहेगा, रेस्ट में। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला गया कैलकुलेट कितना टेंशन। अब देखेंगे भाई टेंशन की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में कितनी आती है। फिर अपने पास में एक इंक्लाइंड प्लेन अपन ने लिया, एंगल बच्चों हमने रखा 30 डिग्री, वही अपन ने 5 kg का एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया और यहाँ पर एक सपोर्ट लगाया और ये आपके पास में स्ट्रिंग है, ये बच्चों टी टेंशन है, म्यू की वैल्यू हमने दिखा दी म्यू इक्वल टू 0.8 और पूछा क्या कि टेंशन कितना होगा। सबसे पहले वही बात लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन, म्यू एस कितना है 0.8। बच्चों इस केस में आपका एन कितना होगा 5g cos 30 कर दें। देखो ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स और ये माजी कोस थीटा, तो कितना बन जाएगा बच्चों 5g cos 30 और ये आपके पास में कितना आया रे 5g, बच्चों ये कितना हो जाएगा 5g sin 30, ये आपका एक्सटर्नल रहेगा। इसकी बात करें तो ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स के बराबर में कितना आ गया 5g cos 30। बच्चों एक बात बताओ, इस 5g cos 30 को हम लिख सकते हैं कितना, देखो ये तो हो गया 0.8, 5g की बात करें तो 50, ये √3/2, इसको इससे 4 टाइम कितना रहा 20 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 2 जा 34 और ये 60 कितना हुआ जी 0 का 0, यहाँ हो गया 34.640 न्यूटन आपके पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई है। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है आपका, ये रहा, कितना बन रहा है जनाब, एफ एक्सटर्नल जो है वो आपका है माजी साइन थीटा, बच्चों 5g साइन 30 कितना आया 5g बोल तो 50, साइन 30 कितना 1/2, इसको इसके साथ 25 कितना आया 25 न्यूटन। तो ये आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या देखा कि यार जो एफ एक्सटर्नल है वो तो आ रहा है 25 न्यूटन और जो आपके पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 34.640। इसका मतलब ज़्यादा कौन सा है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो सीखा क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है किससे, एफ एक्सटर्नल से। बॉडी इसमें किस में रहती है, रेस्ट में। अगर बच्चों कोई विराम अवस्था में है बोले तो रेस्ट पोजीशन में, तो वो अगर ब्लॉक ही रेस्ट में रहेगा तो रस्सी टाइट नहीं होगी, टेंशन कितना 0। तो ये आ गया बच्चों टेंशन आपका 0। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, डिफेंस निकाल लेते हैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो ब्लॉक है वो मूव ही नहीं कर रहा। अगर बच्चों ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ये रस्सी जो है वो आपकी टाइट नहीं रहेगी और रस्सी अगर टाइट नहीं, क्या कहते हैं तनी हुई डोरी में तनाव होता है। इसका मतलब है अगर रस्सी टाइट होगी तो ही टेंशन होगा, नहीं तो नहीं। कैलकुलेट एंगल अल्फा, और ये बच्चों जो अल्फा एंगल है ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया भाई। देखो ऐसा ये आपके पास में कोई एक बावल है, कोई प्याला है और यहाँ एक इंसेक्ट कोई चींटी या कुछ भी, ये आपका सेंटर है जी और ये बोला गया है कि ये वर्टिकल लाइन है। अभी ये आपकी जो चींटी है इंसेक्ट है वो यहाँ पहुँच गया है, तो हम क्या कह देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है बच्चों वो कितना है अल्फ़ा है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि अल्फ़ा कितना होगा। म्यू की वैल्यू बच्चों अपन को देखिए कितनी 1/3। ऑप्शन आपको कोट थीटा के टर्म में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऑप्शन बन के आता है तो हम किस प्रकार से इसको सोल्व करें, टेन की फॉर्म में नहीं है। ऐसे वाले पूरे फ्रिक्शन में 3 फॉर्मूले, एक तो आपका बच्चों क्या होता है म्यू इक्वल टू 10 अल्फ़ा, एक होता है म्यू इक्वल टू 10 फाई और एक बच्चों आपके पास में है म्यू इक्वल टू 10 लेमडा। यहाँ ये तीनों जो है, कहने का मतलब अगर फ्रिक्शन वाले चैप्टर से एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप सीधा ये लगा सकते हैं 99% आपके क्वेश्चन है वो सही होने के चांसेस ही रहेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन को आपने ढंग से नहीं पढ़ा सीधा आपने एंगल देखा तो। ये जो 10 अल्फ़ा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्यों चींटी वाला ही होता है, जैसे ये है ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसमें फॉर्मूला सीधा आपका लगता है म्यू इक्वल टू 10 अल्फ़ा। अगर हम फाई की बात करते हैं तो होता है एंगल ऑफ रिपोज कि इंक्लाइनेशन एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर रखी बॉडी जो है वो किस में रहे, रेस्ट पोजीशन में रहे, तो वहाँ आता है म्यू इक्वल टू 10 फाई।
अगर हम बात करते हैं इस लेमडा की, तो ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं म्यू इक्वल टू 10 लेमडा, जो इस चैप्टर के एंड में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला जो है वो लगेगा म्यू इक्वल टू क्या होता है 10 अल्फा। बच्चों म्यू की वैल्यू कितनी है 1/3, ये कितना आया 10 अल्फा। यहाँ से अपन ने देखा कि यार अगर ऐसा कहें तो अल्फा इक्वल टू कितना आ सकता है 10 इनवर्स 1/3, लेकिन आपको ऑप्शन में 10 नज़र नहीं आया, आपको कोट नज़र आया। तो इसी फॉर्मेट से आप क्या लिख सकते हैं इसको 1/3 ऐसा कैसा, 10 अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं 1 कोट अल्फा। बच्चों सीधा क्या बोले कोट अल्फा इक्वल टू कितना 3, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा कोट इनवर्स 3। ये ही आपका आंसर है। इट्स सो सिंपल। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पर भी आपको थोड़ा सा सोच विचार करना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ध्यान इतना रखना है कि ये अल्फ़ा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये आपका फॉर्मेट बनता है। अगर इसी को ही आप इस तरीके से देखना चाहें कि भाई म्यू इक्वल टू 10 अल्फ़ा वाला ही फॉर्मेट आपने यूज क्यों किया, क्योंकि ये क्यों नहीं किया, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो होता है। और 10 फाई की बात करते हैं तो वो आपका इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग लगता है। तो बचा कौन सा आपका यही फॉर्मूला, तो यही आपको लगाना है म्यू इक्वल टू 10 अल्फ़ा। अब कई बार बच्चों के मन में आता है कि अगर सर यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 दे देता तो थीटा इक्वल टू कितना होता 45। कैसे, जैसे ही म्यू इक्वल टू 1 रखा तो 10 अल्फ़ा, म्यू कितनी जगह 1 तो 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ से बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू देके आपको क्या पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास में पूछा क्या कैलकुलेट y एंड ऑल्सो कैलकुलेट y इन परसेंटेज, कि y की वैल्यू भी आपको निकालनी है बच्चों और y को आपको परसेंटेज में भी निकालना है। ये y है क्या, तो एज शोन इन डायग्राम। देखो भाई ये आपके पास में एक टेबल है और यहाँ क्या बोला गया कि ये आपके पास में एक चेन है और इस चेन की जो टोटल लेंथ है बच्चों वो आपको दी गई है कैपिटल L जो 3 मीटर है। और बच्चों जो म्यू है इसकी वैल्यू आपको दी गई कितना 0.25, और ये इसका पूरे का जो मास है वो कितना है कैपिटल M, और जो पार्ट वर्टिकली हैंग हो रहा है लटक रहा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है y, और ये y ही आपको कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज में y कितना आएगा। और अगर अपन देखें कि भाई परसेंटेज में y ये है तो जो बचा हुआ है वो आपके पास में कितनी वैल्यू देगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, तो बच्चों इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है y इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दें तो देखो y इक्वल टू म्यू एल, म्यू आपके पास में कितना है 0.25, टोटल लेंथ बच्चों कितनी है 3, अपॉन में म्यू कितना 0.25 और ये कितना प्लस में 1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.75 अपॉन में ये कितना आ गया 1.25, ये डेसिमल से डेसिमल हटा कितना 3/5। बच्चों y की वैल्यू आपके पास में आ गई 3/5, जिसको हम कह सकते हैं 0.6 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास में y आ गया, लेकिन अपन को तो कैलकुलेट किस में करना है कि भाई परसेंटेज में y कितना आएगा। कैसे निकालते हैं कि भाई जो भी आपका इनपुट अपॉन आउटपुट मल्टीप्लाई 100, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी आपके पास में जो लेंथ वर्टिकली हैंग हो रही है वो अपॉन में जो टोटल लेंथ है वो मल्टीप्लाई में 100, ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा कुछ और है। कैसे, अगर मैं ऐसे कहूँ कि y का ये फॉर्मूला है तो बच्चों इसी फॉर्मूले को अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भैया ये y अपॉन एल इक्वल टू कितना रहा म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई 100। ये आपका परसेंटेज में आ गया। हमने क्या किया इस लेंथ को यहाँ डिवाइड में लेके आ गए तो कितना हो जाएगा y अपॉन एल परसेंटेज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। म्यू कितना है 0.25 और 0.25 प्लस 1 1.25 मल्टीप्लाई में कितना 100। ये बच्चों 5 बार 5 से 20 टाइम कितना आ जाएगा 20%। आप डायरेक्ट आइडिया भी लगा सकते थे, वो कैसे, टोटल लेंथ कितनी है 3 मीटर, 0.6 मीटर नीचे की तरफ वर्टिकली हो रही है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास में 3 मीटर है 5 टाइम्स, इसका मतलब कितना 20 टाइम। तो भाई 20% ही आपका कितना हो जाएगा आंसर बन जाएगा। 0.6 को अगर आप 5 जगह करते हैं तो अपन ऐसा मतलब 1/5% कितना होता है 20, तो वही आपका आंसर बन जाएगा।
ध्यान रह जाएगा। तो ये अपन को अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करना है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका होता है टेबल चेन कॉन्सेप्ट, और इसमें आपको म्यू की वैल्यू देता है, टोटल लेंथ देता है, टोटल मास दे सकता है, कितना पार्ट नीचे की तरफ है, तो सीधा फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1, और इसी से ही आप वाई भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज इन वाई भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट, क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों। इंक्लाइंड प्लेन आपको दी गई है, यहाँ बोला थीटा इक्वल टू कितना है, मान लेते हैं 30 डिग्री, और बच्चों म्यू कितना दिया गया है 3/4, और यहाँ एक ब्लॉक रख दिया है, इस ब्लॉक का मास कितना है 5 kg, म्यू दे रखा है, थीटा आपके पास में 5 kg दे रखा है मास, और बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन बोले तो ब्लॉक का त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहला मुद्दा तो अपने माइंड में यही आता है कि वो फॉर्मूला म्यू और थीटा के साथ में क्या रिलेशन है ऐसा, क्योंकि भाई मास से तो एक्सेलरेशन से कोई मतलब है नहीं, इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या। इंक्लाइंड प्लेन है तो सीधा दिमाग जाता है कहाँ, म्यू इक्वल टू 10 और बच्चों यहाँ से अपन भाई आपके पास में ये है म्यू, यहाँ से आप फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास में क्या है 30 डिग्री, ये आपके पास में इंक्लाइनेशन एंगल है, ठीक है। देखो म्यू की वैल्यू कितनी है 3/4, ये कितना हो गया 10 तो फाई की वैल्यू आपके पास बच्चों आ गई 37 डिग्री, कितना आ गया 37। अब आपको दो मुद्दे ध्यान में रखने, पहला तो देखो क्या है, अगर ऐसा बोल दे फाई ज़्यादा है किससे, थीटा से, तो फाई ज़्यादा होगा तो बॉडी किस में रहेगी या ब्लॉक किस में, रेस्ट में, इसका मतलब बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। सोच विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर फाई की वैल्यू ज़्यादा है किससे, इंक्लाइनेशन एंगल से, और फाई क्या है कि फाई वो है जिस पर, या वो इंक्लाइनेशन एंगल है जिस पर रखी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो भैया फाई कहने का मतलब मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, यहाँ कोई ब्लॉक रखते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, तो उसे जस्ट पहले की जो वैल्यू आती है वही आपकी क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है। ओह देखो भाई नेक्स्ट, अगर इसका उल्टा हो जाए तो देखो भाई इस वाले में बोला कि अगर इंक्लाइनेशन एंगल की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो बच्चों अपन कैसे करेंगे, तो ध्यान ये रखना है कि भैया इसमें बॉडी मोशन में आएगी। अब कई बार हम अपन जिक्र करते हैं और बच्चों से पूछते हैं बेटा किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया किधर जाएगी, बोल सर ऊपर जाएगी या नीचे, आप बताइएगा, आपने बोला नहीं कि ये बॉडी इज ड्रॉप्ड, इसका मतलब जनरल सी बात है नीचे ही आएगी, मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा तो भाई ऑफ कोर्स नीचे आना है। देखो अगर बात करते हैं कि इंक्लाइनेशन एंगल ज़्यादा है फाई से, फाई कहता है रेस्ट में रहे, थीटा ज़्यादा है, इसका मतलब मोशन करेगी, और बच्चों मोशन करेगी तो किधर करेगी, नीचे की तरफ, क्योंकि भैया इस ब्लॉक यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पर तो नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आएगी तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा माइनस का म्यू जी कोस थीटा। याद आया, बिल्कुल। तो अपन ने क्या नोटिस किया, यहाँ पर ये थीटा है आपके पास, फाई आपके पास में इतना आ रहा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, फाई की वैल्यू 37 है, और 37 ज़्यादा है किससे, 30 से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बच्चों फाई ज़्यादा है थीटा से, और फाई ज़्यादा तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये किस में, रेस्ट में, रेस्ट में तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 0, तो बच्चों आपका त्वरण कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। बच्चों फिर एक इंक्लाइंड प्लेन देता है, एंगल इस बार आपको दिया गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इस बार बच्चों मास जो है वो 2 kg कर दिया, और म्यू की वैल्यू जो है वो बोली गई है कितनी, 3/4 ही कर देते हैं, ठीक है। पूछा क्या कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। यकीन मानिए यहाँ पर म्यू आपका इतना है, थीटा ये है, 2 kg से कोई मतलब है नहीं, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने वाला फॉर्मूला इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान में आया, म्यू इक्वल टू बच्चों होता है 10 यहाँ देखो म्यू कितना है 3/4, 10 की बात करते हैं तो कैलकुलेट करना है, तो ये ऐसा कैसा, फाई कितना 37 डिग्री, और बच्चों आपके पास में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो कितना आया 45 डिग्री। कौन सा ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा है तो किस में रहेगा, मोशन में,
और बच्चों अगर मोशन में होगा तो किधर आएगा, ऊपर से इस इंक्लाइंड प्लेन के लोग नीचे की तरफ आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, A = g sin थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, यही रहेगा। g कितना 10 sin थीटा 45 कितना जी 1/√2 ऐसा, माइनस म्यू कितना 3/4 और बच्चों ये कितना जी 30 कोस 45 कितना होता है /√2। कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, 10/√2 कॉमन ले लो, 10/√2 कॉमन लिया तो कितना रहा 1 माइनस यहाँ ऊपर कितना 3 नीचे कितना 4, कितना हो जाएगा 1 में से 3/4 गए तो 1/4, तो ये बना आपके पास में A = 10/√2 और ये बच्चों बन गया 1/4, तो ये हो गया 1/4। कुछ कट रहा है 2 टाइम, ये 5 टाइम, तो A = 5 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे जज करना है कि भाई ये बॉडी है, ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में रहेगा या वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन में ये बोला गया कि भैया कैलकुलेट एक्सटर्नल फोर्स, कैलकुलेट F एक्सटर्नल व्हेन नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ब्लॉक्स, कि दोनों ब्लॉकों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो आप ये बताइएगा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये कोई आपके पास में बच्चों 2 ब्लॉक है, ये आपका है 2 kg और ये आपका आ रहा है 4 kg। यहाँ बोला गया है F एक्सटर्नल कितना लगाना होगा, इसकी वैल्यू बच्चों अपन को पूछी गई है और यहाँ जो म्यू है उसकी वैल्यू है 0.3 और यहाँ बोला गया है म्यू = 0.4, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ब्लॉक्स, इसका मतलब एक फॉर्मूला आपके पास में होता है F = μn। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, F एक्सटर्नल = जितना भी म्यू है तो μ1 + μ2 और ये mg, तो हम क्या बोलेंगे m1 + m2 × में कितना आता है g। सिंपल सा ही यूज करना है आपको। अब आपके मन में ऐसा आता है कई बार कि सर हमको यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं दिया या दोनों में सेम फ्रिक्शन दे दिया तो भी आपका यही फॉर्मूला बनेगा। अब मुद्दा ये आता है कि कई बार तो ये क्या कहता है कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेस, कई बार कहता है और मूविंग टुगेदर। अगर ऐसा बोल दे कि व्हेन मूविंग टुगेदर तो भी हम यही फंडा यूज करेंगे कि या तो दोनों एक साथ मूव करते हैं या दोनों के बीच में किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो μ1 + μ2, μ1 कितना है 0.3 + 0.4 बच्चों, m1 + m2 2 + 4 और g। अगर आपको 9.8 के मल्टीपल में कोई आंसर आता है तो आप 9.8 लें, अदरवाइज आप 10 लें। कितना हुआ 0.7 4 2 कितना हो गया 6 और ये बच्चों कितना 10, तो ये बन जाएगा 42 न्यूटन। यही आपका F एक्सटर्नल आ गया। तो अगर कोई 2 ब्लॉक दे दी जाएँ, नीचे वाले ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है और आपको बच्चों वो ये पूछ रहा है क्या कि भैया हमको आप ये बताइएगा कि इस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अगर ये दोनों ब्लॉक जो हैं वो मूविंग टुगेदर हैं या नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ब्लॉक्स होता है, तो आप ये फंडा यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बोथ ब्लॉक्स, कि दोनों ब्लॉकों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बच्चों वो कितना आएगा। ये आपको एक ब्लॉक दे दिया और ये बच्चों आपको दूसरा ब्लॉक दे दिया और ये बोला गया नीचे वाले ब्लॉक पर F एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसने अप्लाई कर दिया 3 न्यूटन। बच्चों ये इसका मास जो है वो कितना है 1 kg है और इसका बच्चों कितना है 2 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को दिखाया गया है 0.2 और यहाँ बोला गया है फ्रिक्शन लेस सरफेस। क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। इसका मतलब जाहिर सी बात है ये वाला जो 3 न्यूटन अप्लाई करने के बाद अगर आप चेक करना चाहें तो भैया ये पूरा सिस्टम तो चलेगा, इतना तो कन्फर्म है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि 2 न्यूटन वाले ब्लॉक पर F एक्सटर्नल 3 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब चलना तो स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लेस सरफेस है
किसी भी प्रकार का कोई अपोज नहीं हो रहा है। अपोज नहीं हो रहा है इसका मतलब है मूव करेगा। अब आपके मन में ये आता है कि यार क्वेश्चन में पूछा गया दोनों ब्लॉकों के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स चेक करते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स चेक करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स चेक करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, FL = μSN। μS कितना है बच्चों, 0.2। N की बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स जिसकी नेचर होती है सरफेस के साथ 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर लगता है। यहाँ हम अपन बात करें इस सरफेस पर आपको म्यू गिवन है, तो इससे ऊपर कितना मास है 1 kg, तो 1 × g। तो यहाँ बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 1g बोले तो 10 न्यूटन ही आपका बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। ये 10 कितना आया, 2 न्यूटन। ये आपके पास में बच्चों बन गया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये एक लिमिट है, एक बाउंड्री, इसको पार करके जाना है या नहीं, उसके बेसिस पर अपन जज करेंगे कि मूव करेगा या नहीं। अब बात आती है इस मुद्दे की कि यार एक्सटर्नल फोर्स 2 kg और 1 kg पर 3 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब A निकालना चाहें तो F एक्सटर्नल अपॉन M टोटल कितना है जी, 3। और ये हो गया 1 + 2 3/3 1 मीटर/सेकंड²। तो बच्चों ये आपके पास में एक्सेलरेशन कितना आया, 1 मीटर/सेकंड² आपका एक्सेलरेशन आ गया। इससे ये दोनों मूव करेंगे। अब मेन मुद्दा क्या आता है कि भैया इस 1 kg वाले जो ब्लॉक है इसकी दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस 1 kg वाले ब्लॉक पर F एक्सटर्नल कितना लगेगा, F एक्सटर्नल ऑन 1 kg। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला होता है बल्मा, F = ma। मास कितना हो गया 1 kg इसका, तो 1। एक्सेलरेशन कितना है 1, तो कितना आया 1 न्यूटन। F एक्सटर्नल इस ब्लॉक की बात करें तो कितना आ रहा है, इस पर F एक्सटर्नल की वैल्यू आ रही है बच्चों 1 न्यूटन। और अपन बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की, तो वो कितना आ रहा है 2 न्यूटन। कौन सा ज़्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो सीधा अपन ये कह सकते हैं कि भैया FL ज़्यादा है F एक्सटर्नल से। इसका मतलब 1 kg वाला जो ब्लॉक है वो किस में रहेगा, रेस्ट में। वो रिलेटिव मोशन किसी प्रकार का नहीं करने वाला है। 2 kg वाला ब्लॉक ही चलता रहेगा, इसके ऊपर ये किस में रहेगा, रेस्ट में। अगर रेस्ट में होगा तो बच्चों हम कह सकते हैं कि लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ही आपका क्या बन जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आपके जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है 1 न्यूटन। तो मैं क्या कहूँगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास आया था वो आ गया है 1 न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन ही बच्चों इसका क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है 1 kg वाले ब्लॉक पर। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या कहा, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉकों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। अगर बाय द वे मान लो कोई पूछ ही ले कि सरफेस और 2 kg वाले ब्लॉक के बीच में क्या होगा, जनरल सी बात है 0 होना है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0। F = μN, म्यू की वैल्यू ही 0 है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 0। आगे आइएगा, इन दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी मुद्दा क्या है कि भाई इस 1 kg वाले ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा। उससे पहले आपके पास मास तो है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, A = F। अगर A की फोर्स लगता है तो F एक्सटर्नल, 1 से ज़्यादा होता है तो नेट फोर्स, अपॉन में मास 1 है तो M, अदरवाइज M टोटल। M टोटल कितना है 1 + 2 3 kg। F एक्सटर्नल कितना है 3, 3/3 कितना आ गया 1 मीटर/सेकंड² आ गया। अब बच्चों अपने मन में ये आया कि यार 1 kg वाले पर एक्सटर्नल फोर्स कितना, बल्मा। तो ये बल्मा जब लगाया तो मास कितना 1, ये कितना 1 न्यूटन। तो अब आपको लगेगा यार लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है, क्या ये इसकी औकात को पार कर पाता है। FL = μSN, μS कितना है 0.2, N कितना आ रहा है बच्चों 10। कहाँ गया रे, ये रहा। तो हमने अप्लाई कर दिया 2 न्यूटन आया। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है एक्सटर्नल फोर्स से, तो स्वाभाविक है बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा, ना जी। 2 kg वाला ब्लॉक मूव करता रहेगा, लेकिन उसके ऊपर ये 1 kg वाला ब्लॉक ही रहेगा। तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक किस में है, रेस्ट में। रेस्ट में तो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ही कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो 1 न्यूटन ही आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ ब्लॉक। कैलकुलेट वेट ऑफ ब्लॉक, कि यार ब्लॉक का वेट कितना होगा, ये इसने पूछा। सबसे पहले देखो डायग्राम कैसा दिया गया है, ये एक वॉल है, वर्टिकल वॉल है। यहाँ पर बच्चों एक ब्लॉक है, इसका वेट ही पूछा गया है। इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है वो कितना है 10 न्यूटन। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू कितना है 0.2। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ 0.2। और आपको पूछा गया है कि आप हमको ये बताइएगा कि भाई इस ब्लॉक है, इसका वेट कितना होगा, mg की वैल्यू कितनी होगी। एक बात बताओ
कि जब ये गिरेगा तो ये मूव करेगा तो करेगा किधर, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ये फ्रिक्शन आ गया, इसका कितना हो जाएगा mg, तो हम कह सकते हैं स्मॉल f बराबर कितना हो जाएगा mg। और जनरली अपन क्या चेक करते हैं कि जो FL है वो कितना हो जाता है म्यू एस एन। बच्चों म्यू एस की वैल्यू कितनी 0.2। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स क्या होता है, सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर होता है, तो यही बन जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स हुआ कितना 10 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ हमने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका आ गया 2 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन आ रही है और आपने ये नोटिस किया कि यार इसका वेट कितना है, तो वो F के बराबर है। तो अब ये बताओ कि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका अपोज कौन कर रहा है mg। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई F इक्वल टू आपके पास में आया कितना 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन ही आपका आंसर बन जाएगा किसका रे, F जो है वो mg के बराबर है और mg के बराबर है तो कितना हुआ 2 न्यूटन ही आंसर आ गया। देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो आपके पास में कितना आ रहा है 2 न्यूटन। तो यहाँ अगर हम बोलें कि 2 न्यूटन हो जाएगा तो mg की वैल्यू कितनी आएगी, mg भी आपका 2 न्यूटन ही बन जाता है। ठीक है, तो इसका वेट जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा क्योंकि F इक्वल टू mg के बराबर है। सो दैट कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन व्हेन ए मंकी या पर्सन स्टक मतलब चिपका हुआ टू द ट्रक। ऐसा आपको बोला गया कि जब मंकी या कोई भी पर्सन है वो अगर मान लीजिए जो ट्रक मूव कर रहा है उसी के चिपका हुआ है तो कितना एक्सेलरेशन अपन को चाहिए। डायग्राम में बच्चों ये बोला गया कि ये आपके पास में कोई क्या है ट्रक है। ठीक है, इस ट्रक पर अपन ने क्या देखा, ये इधर की साइड में मूव कर रहा है और ऐसा कुछ हमको बोला गया है। ट्रक दिखा, जो ट्रक की दिखाएं, यहाँ एक इंसान है वो यहाँ चिपका हुआ है। ठीक है, इसका मास बच्चों कितना है m और ये a मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको ये पूछा गया कि एक्सेलरेशन कितना होगा और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना दिया गया है म्यू। इस क्वेश्चन में बच्चों अपन ये कह सकते हैं क्या कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर, और नीचे की तरफ आपका क्या हो जाएगा mg, तो इसका मास जो है उसके हिसाब से ये बना आपका mg। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यार F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ mg। और जनरली हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर होते हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स तो ये इधर लग गया और ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स इसका एक्सेलरेशन, इसका खुद का मास तो बोलते सूडो फोर्स के बराबर हो जाता है n इक्वल टू एम ए। तो कितना होता है F इक्वल टू म्यू एन और ये कितना बच्चों mg। म्यू ऐसा कैसा, n कितना होगा एम ए, ये कितना mg, m से m कैंसिल आउट, a इक्वल टू कितना हो गया g पॉन म्यू। तो यही आपका एक्सेलरेशन हो गया है कि भैया इस ट्रक का एक्सेलरेशन क्या हो जिसकी वजह से ये इस पर चिपका ही रहे। तो उस a की वैल्यू क्या है, तो उस a की वैल्यू बच्चों कितनी है g अपॉन म्यू है। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया है कि कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। और देखो कैसे दिया गया है, ये आपके पास में एक वॉल है और यहाँ पर बच्चों एक ब्लॉक दिया गया है। ब्लॉक का मास कितना है 0.1 kg, म्यू की वैल्यू बच्चों कितनी है 0.5 और लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपके पास कितना है 5 न्यूटन है। और पूछा क्या गया है कि यार फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालें। FL इक्वल टू क्या होना है म्यू एस एन, म्यू एस कितना 0.5, n कितना बच्चों आपके पास में आया, n आपका हो जाएगा 5 न्यूटन क्योंकि नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है 5, तो कितना आया 2.5 न्यूटन। ये आपके पास में बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ गया है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपका जो n है वो क्या लगेगा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, तो ये 5 हो गया क्योंकि 5 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ऐसे वाले केस में अपन जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वही आपका नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स होता है। ये तो बना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब मुद्दा ये आता है कि यार यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है, कहने का मतलब जो mg आपका आता है वो एक्सटर्नल फोर्स की मतलब जो भी जिसकी वजह से नीचे की तरफ आएगा वो कितना आता है 0.1, g मान लेते हैं 9.8, कितना हुआ 0.98 न्यूटन।
इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है, जो इसका mg एक्सटर्नल फोर्स है, वो तो इससे क्या है, कम है। इसका मतलब बच्चों फ्रिक्शन फोर्स जो है, क्या बोला गया, फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.98, जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स इस सिचुएशन में लग रहा है वो ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट आपकी ज़्यादा है तो लगने वाला एक्सटर्नल, यहाँ ये एफ जो है वो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स बन गया है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। और जो एफ है वो कितना होता है, ये आपका स्मॉल एफ, ये बच्चों आपका कितना mg, तो उसके हिसाब से इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 kg का ब्लॉक है जो आइस पर रखा गया है, ये 2 kg हो गया, और ये यहाँ बोला गया है ये जो भी है वो क्या है, आइस है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों कितना है, म्यू है। 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है इधर। ठीक है, और ये बोला गया है कि आफ्टर t = 10 सेकेंड फाइनली इट इज स्टॉप्ड। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। आपको बोला गया है कि कैलकुलेट म्यू, कि भाई म्यू कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है कि 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर कोई 2 kg का ब्लॉक है वो फ्रिक्शनल सरफेस पर मूव करता है और 10 सेकंड के बाद रेस्ट में आता है, तो वो म्यू है कितना। तो जनरली अपन क्या जानते हैं कि इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उसका फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन बच्चों आपका इधर हो गया स्मॉल एफ। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एफ इक्वल टू इस पर कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू कितना होता है, म्यू एन। और यहाँ हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये लास्ट में रुक जाता है तो हम बोलते हैं एफ इक्वल टू म्यू एन। एफ आपका बन गया एम ए और ये म्यू एन, एन बोले तो बच्चों एम जी, एम से एम कैंसिल आउट, ए इक्वल टू होता है म्यू जी, जो फॉर्मूला अपन पहले से ही जानते हैं। और एक्सेलरेशन को बच्चों आप बोल सकते हैं v/t, और ये कितना, म्यू जी। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि भैया v कितना है आपका 6, तो v/t इक्वल टू हो गया म्यू जी। v आपके पास है 6, टाइम कितना 10 सेकेंड, म्यू कैलकुलेट करना है, g कितना 10, ये 10 10 100, तो 6/100 इक्वल टू बच्चों कितना होगा म्यू, ये हो गया 0.06 इक्वल टू कितना आया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होती है, इसका मतलब इस पर किसी प्रकार की यूनिट नहीं आएगी। तो बच्चों आपको ये भी साथ साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये आपके पास में एक बस है, क्या है बच्चों, एक बस है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0। बोला क्या गया है भाई, बस है, और यहाँ ये बोला गया इसका मास कितना है m, और ये जिस रोड पर चल रही है उसके लिए हम ऐसा कह दें कि भैया इसकी का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू है। ठीक है, और इसमें पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि कैलकुलेट ट्रेवल डिस्टेंस एंड टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट में आने से पहले कितना टाइम लिया है और कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किए। तो सबसे पहले मुद्दे की बात ये आती है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन तो हो जाएगा a इक्वल टू म्यू जी, जो अपन पहले से जानते हैं। बच्चों फाइनली ये रेस्ट में आती है, पहली इक्वेशन लगा दें v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप कहोगे सर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों लगाई, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भैया यहाँ पर a इक्वल टू आता है म्यू जी, जो हम जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको कांस्टेंट है, g वैसे ही कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही अप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा मिल जाए कि भैया जो आपका एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होता है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या, 0, इनिशियल कितने v0, और फाइनली कम टू रेस्ट मतलब रुक रहा है, तो ये म्यू जी, और टाइम कितना t। बच्चों t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v0 म्यू जी, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बोला गया कि ट्रेवल की डिस्टेंस कितनी बताओ। मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कमिंग टू रेस्ट के लिए 0 होगी, यहाँ से यहाँ के लिए बच्चों हमने बोला कितना है, x है। तीसरी इक्वेशन लगा दें
तो तीसरी इक्वेशन लगाओगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं क्योंकि टाइम आपके पास में आ चुका है। तो देखो ये वी स्क्वायर 0, वी नोट का स्क्वायर प्लस 2a कितना माइनस का म्यू जी, क्योंकि बच्चों रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि बोला क्या है फाइनली कम टू रेस्ट, तो रिटार्डेशन है। s को हमने कितना बोला x, कितना हो जाएगा वी नोट का स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी, और ये कितना x इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ध्यान से देखो हम उस x की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस x की बात कर रहे हैं कि अब तक कोई सदमे में चला जाए कि भाई हम तो मतलब ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है आपको हर्ट करने का। ये जो x है वो आपकी डिस्टेंस है भाई, हाँ इतना दुखी भी मत हो। तो ये x जो है वो है वी नोट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ठीक है। जिस किसी को ऐसे लगता है कि x अपन को नहीं लेना चाहिए तो y ले लो, ठीक है ना, क्योंकि वो y उसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि भाई x का हम तो x यूज कर सकते हैं, हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये है x इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ये आपकी जब ये रेस्ट पोजीशन में आएगा तो ट्रेवल की डिस्टेंस है, और बच्चों ये टाइम जो है वो रेस्ट में आने से पहले कितना टाइम लिया गया है वो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, बना दी भाई, और ये बोला गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m। ये m मास का ब्लॉक है, यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड, तो ये स्लाइडिंग करना शुरू होता है। क्या होता है, यहाँ से स्लाइड होता है, दैट मीन्स u इक्वल टू 0। ये इंक्लाइंड प्लेन जो है इसकी लेंथ बच्चों कितनी है l है, और ये बोला गया है कि जो हाफ पार्ट है इसको हम बोल देते हैं a पॉइंट है बच्चों, ये आपका b पॉइंट है, ये आपका c पॉइंट है, इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है, b को हमने बोला मिड पॉइंट है। क्या है भाई, मिड पॉइंट है। इसका मतलब है ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी l/2, और लास्ट में जाके ब्लॉक किस में आता है, रेस्ट में आता है, जो m मास का ब्लॉक है। फाइनल वेलोसिटी इसके बच्चों कितनी है, 0 है। ये वाला जो है वो है फ्रिक्शनलेस सरफेस। क्या बोला गया, फ्रिक्शनलेस सरफेस। और ये वाला जो आपके पास में है वो फ्रिक्शनल सरफेस है, म्यू बोला गया है, और म्यू की वैल्यू ही आपको पूछी गई है। मतलब स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड है तो u इक्वल टू 0, और फाइनली कम टू रेस्ट, इसका मतलब v फाइनल भी 0 हो रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। और ये बोला गया इंक्लाइंड प्लेन जो भी है उसमें ये कहा गया कि यहाँ से मतलब हाफ पार्ट जो है वो तो आपका फ्रिक्शनलेस है, और जो रिमेनिंग हाफ है यार, जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों वो आपका क्या है, फ्रिक्शनल है, और म्यू की वैल्यू आपको पूछी गई है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो सबसे पहले हमारा मुद्दा ये रहता है कि यार अपने मन में दो चीज़ें आती हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 है या वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 है। छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये देखिएगा, ये आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल कितना थीटा। अगर कोई ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होकर आता है तो हम क्या जानते हैं, a इक्वल टू क्या होता है, g साइन थीटा। एक्सेलरेशन अगर ये म्यू इक्वल टू 0 है तो हम बोलते हैं a इक्वल टू कितना आएगा, g साइन थीटा। अगर म्यू डू नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलते हैं, a इक्वल टू g साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, यही होता है। अब आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है, इसका मतलब लगना तो कुछ ऐसा ही है। अब आपके मन में ऐसा है कि यार भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों लगाएं। तो हमने क्या देखा, थीटा की वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, जी पहले से ही कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू में कोई चेंज है ना जी, और जी भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहा है, कांस्टेंट। और बच्चों अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो देखो a इक्वल टू, या सीधा बोल दूँ मैं कि इस पहले वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, a इक्वल टू जी साइन थीटा, और इसके लिए एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल सरफेस है। तो हम क्या बोलें, पहले देखो यहाँ पर कोई पूरे पार्ट में टाइम के बारे में कोई जिक्र हुआ तो पहली, दूसरी और चौथी इक्वेशन रिजेक्ट हो गई है। इक्वेशन कौन सी सिलेक्ट हुई, तीसरी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी इसकी इस पॉइंट पर, क्योंकि भैया इस वाले पार्ट के लिए इसका फाइनल, इसका क्या बन जाएगा, इनिशियल बन जाएगा। तो हम क्या कहें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 ऐसा कैसा, a की जगह g साइन थीटा। और ये जो a इक्वल टू जी साइन थीटा अपन ने बोला है वो किसके लिए, वो है इसके हाफ पार्ट के लिए। इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2।
और बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट, ये वी स्क्वायर हो गया। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में कितना आया, जी साइन थीटा इंटू में कितना एल, ध्यान रह जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास यहाँ जो वी स्क्वायर है वो इस पार्ट के लिए, किस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए यू स्क्वायर बन गया बच्चों। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका फाइनल, इसका क्या होगा इनिशियल, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस से फ्रिक्शनल सरफेस में एंटर हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं पहला पार्ट, ये मान लेते हैं दूसरा पार्ट, पहला पार्ट फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं मुद्दे की दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग फिर अपन तीसरी इक्वेशन लगा दें। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0, इनिशियल कितनी है यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या बन जाएगा यू स्क्वायर, तो ये हो गया है जी साइन थीटा इंटू में कितना एल प्लस 2a कितना होगा जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कोस थीटा, और ये s की जगह बच्चों अपन कितना कर सकते हैं, s की जगह l/2, तो ये बन गया आपका l/2। इसको अपन इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा जी साइन थीटा, यहाँ कितना 2g साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना रहा जी साइन थीटा बन गया 2g साइन थीटा इक्वल टू उधर कितना रहा म्यू जी कोस थीटा। बच्चों देखो g से g कैंसिल आउट, 2 साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और ये कितना म्यू इक्वल टू कितना आ गया 2 टेन थीटा। यही आपका आंसर। अब हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि सर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में आएगा तो फिर हमारे पास में एक ही तो है नहीं। देखो ऐसा है, पूरा पेपर बैलेंस आता है। कहीं पर हो सकता है कि वो आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे, कहीं हो सकता है कि वो एक स्टेप में कंप्लीट होने वाला दे। अगर इस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी भी आप पूरा कर सकते हैं। तो देखो ये ऐसा है कि भाई जो ट्रिक वाला मामला होता है उसमें क्या होता है कि आदमी लॉन्ग सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन अगर अपन तरीके से चलेंगे, तरीके में भी उस तरीक़ों को यूज करो ना, क्योंकि अब ये तो समझाना पड़ रहा है। अगर आप खुद करते हैं और अगर अच्छी आपकी प्रैक्टिस है तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई टाइम लगेगा। क्वेश्चन आपका आता है वो क्या बोला गया कि कैलकुलेट मास ऑफ ब्लॉक बी, मास ऑफ ब्लॉक बी, जो आपका पी ब्लॉक है उसका मास कितना होगा। बच्चों यहाँ ऐसा बोला गया कि ये आपके पास जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, और यहाँ एक पुली लगाई गई है, और यहाँ जो एक मास रखा गया है वो कितना है, जिसका मास हम बोलते हैं कैपिटल M है, ए ब्लॉक ये, और ये जो है ना वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। ये वाला जो ब्लॉक है कि इसका मास हमको पता नहीं है, तो ये बी ब्लॉक है, और इस बी ब्लॉक का ही मास आपको कैलकुलेट करना है। बच्चों म्यू की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है कितनी, 1/3√3। ये वैल्यू आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। कैलकुलेट क्या करना है अपन को कि भाई इस बी ब्लॉक का मास क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ से ये वाला कंपोनेंट बच्चों क्या हो जाएगा mg sin 30, और ये नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स हो गया n, और नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये कितना हुआ mg। बच्चों ये कितना हो गया mg cos 30, ऐसा कुछ। अब हम जनरली जानते हैं कि यार जब ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, तो यहाँ ये लग गया आपका फ्रिक्शन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि mg sin 30 माइनस का म्यू n, तो ये बना mg, ऐसे भी दिखा दूँ, mg sin 30 माइनस का f इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, जो भी इसका मास इंटू जी है। मान लेते हैं m डैश g है, इसका मास हमने कितना माना m डैश, तो m डैश की वैल्यू हम m के टर्म में देखेंगे कितनी आनी चाहिए। बच्चों इसकी बात करें तो mg sin 30 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, m तो ऐसा कैसा, g sin 30 की बात करें तो /2 माइनस f इक्वल टू कितना होता है म्यू n कितना mg cos 30, तो ये हो गया mg cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये कितना आ गया m डैश g कॉमन लेके कैंसिल आउट, यहाँ हो गया m/2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू है 1/3√3, और ये हो गया √3/2, ये बना m, इसको इससे कैंसिल आउट,
और ये बच्चों आ गया एम डैश। एक यहाँ से आप कितना बोलेंगे, m कॉमन ले लें, या m/2 माइनस का m/3, 2 जा 6, कितना आ जाएगा m डैश। तो इसको बच्चों अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, m कॉमन ले लें तो भाई कितना हो जाएगा 3 - 1/6 इक्वल टू कितना m डैश। ये हो गया 2m/6 इक्वल टू m डैश। इसको इससे 3 बार, तो जो आपके मास ऑलरेडी a का था उसका 1/3 मास आ जाएगा किसके बराबर है, m डैश की। यही आपका किसके ब्लॉक का, b ब्लॉक का मास बन जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों, ये सारे के सारे NCERT बेस्ड